दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस सीरीज का आज ये दूसरा क्लास हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग ब्रिटिश सत्ता का भारत में कैसे विस्तार हुआ, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, और दोस्तों लुसेंट की बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनका जो क्वेश्चन है उनको हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लास के एंड तक आप हमारे साथ जरूर बने रहें, निश्चित तौर पे आपको बेहद फायदा होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार तो देखेंगे ही हम, यानी कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भारत में कैसे हुआ, कौन कौन सी युद्ध लड़े गए, कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा भारत में जो क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्य बनाए गए। आपको पता है मुगलों का 1707 में पकड़ भारत में बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। और 1707 के बाद जो है भारत में बहुत छोटे छोटे राजवंश उदित होते, छोटे छोटे राज्य उदित होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ विद्रोही किस्म के होते हैं, कुछ उत्तराधिकारी किस्म के होते हैं। उत्तराधिकारी में अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, और विद्रोहियों में जैसे मराठों का नाम लिया जाता है, पंजाब है, इसके अलावा जाट हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। इसके अलावा इनसे मुगलों से बाहर के भी कुछ राज्य थे, जैसे मैसूर है, त्रावणकोर है। तो इन सभी राज्यों का उदय भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा 2 चैप्टर है। ठीक है, ये 2 चैप्टर का सम्मिलित रूप है। एक चैप्टर है हमारा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, और दूसरा चैप्टर है जो भारत में क्षेत्रीय राजवंशों का, जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को दोस्तों। और आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है घटनाएं और दूसरी तरफ है गवर्नर। उस टाइम तात्कालिक गवर्नर कौन था, है ना, कंपनी का गवर्नर कौन होगा या बंगाल का गवर्नर कौन होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन अक्सर ही ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में फंसा देते हैं। सच में ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन कभी कभी हम क्वेश्चन में के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पर जो है हमें देखना है, एक तरफ है घटनाएं, जैसे आपको पता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। द्वैत शासन जो है 1765 में लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। एक तरफ जो है कंपनी होगी जिसमें जो टॉमस मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, वो लड़ रहा था, और दूसरी तरफ 3 भारतीय राजवंशों की संयुक्त सेना थी। और बंगाल का अकाल जो है कार्टियर के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये जो है घटनाएं आमने सामने ही लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके एग्जाम में जीवन इतना सरल नहीं होगा। आपके एग्जाम में क्या होगा, ये आगे पीछे होंगे और सही सुमेलित करना है, या घटनाओं का डायरेक्ट आपसे जिक्र करके 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 4 एक साथ आपको याद कर लेना है। जैसे कि प्लासी का युद्ध, ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध भले ही रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्वेश्चन मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो एक तरफ था बंगाल का नवाब, कौन था दोस्तों, बंगाल का नवाब, जिसका नाम क्या था, बंगाल का नवाब का नाम क्या था दोस्तों, सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला। लेकिन दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव होगा, ये सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन उस टाइम कंपनी का गवर्नर कौन था, तो रॉजर ड्रेक था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव, कई बार क्या होता है कि कंपनी का गवर्नर कौन था, तो हमें रॉबर्ट क्लाइव के रूप में याद रहता है। ध्यान रखना, रॉजर ड्रेक था। क्लियर है, याद रहेगा आपको। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना आपको कि ये घटना कब की हुई थी, डेट भी आपसे पूछा जाता है। 23 जून 1757 को ये घटना लड़ा गया था। और ये पूछा जाता है कि प्लासी जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो ए के साथ हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, ए के साथ 1 हो जाएगा। द्वैत शासन आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था बंगाल में। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि द्वैत शासन का अंत किसने किया। अच्छा, द्वैत शासन कई बार हमें देखने को मिलते हैं ना, अलग अलग टाइम पे दोस्तों बहुत सारे द्वैत शासन दिखाई देता है। मैं आपको 4 द्वैत शासन बताऊंगा, और आज के बाद से आपका द्वैत शासन की कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया, बंगाल में द्वैत शासन
कब लागू किया गया? तो इसका मतलब ये है कि ये शासन व्यवस्था का द्वैत शासन है जो कि बंगाल क्षेत्र में है, ठीक है। और ये कब होगा दोस्तों? तो ये होगा 1765 में ये लागू किया गया, और 1772 में आपको पता है जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो इसको समाप्त कर देता है। तो ये तो पहला है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कंपनी में द्वैत शासन किस एक्ट से लागू हुआ? तो किस एक्ट से लागू हुआ कंपनी में द्वैत शासन? सर ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, कंपनी का द्वैत शासन, कंपनी का द्वैत व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए 1784 के एक्ट में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कंपनी में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, इनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर द्वैत शासन 1773 में ये पहली बार बनाया गया था, लेकिन 1784 से इसको अप्लाई कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर राज्यों में द्वैत शासन, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यों में द्वैत शासन, अगर राज्यों में द्वैत शासन पूछा जाएगा किस एक्ट से लागू किया गया था, तो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत ही, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसी के तहत राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया था। अब पूछा जाता है केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया? केंद्र में द्वैत शासन किस एक्ट से लागू किया गया? तो ये आप बताएंगे 1935 के एक्ट से। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे, राज्यों में द्वैत शासन किस एक्ट से समाप्त किया गया? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत राज्यों का द्वैत शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। क्लियर है? तो ये सारे के सारे फैक्ट आप बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा फैक्ट दोस्तों, भले ही आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, द्वैत शासन को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि ये 1765 में है, लेकिन इसका अंत किसने किया था? तो दोस्तों ये 1772 में, इसको 7 साल तक ये चला था द्वैत शासन। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। क्लियर है? इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में, इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वेंसीटार्ड था। और बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल का अकाल, दोस्तों कार्टियर के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। बंगाल का जो अकाल पड़ा था 1770 में, इस समय बंगाल में गवर्नर कौन था? तो ये कार्टियर था। तो इस प्रकार 1 2 3 4 बिल्कुल आमने सामने ही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको पता है ये घटना कब की है? 23 जून 1757 की घटना होगी, ठीक है। 23 जून 1757 की घटना होगी, और इसमें एक तरफ सिराजुद्दौला होगा और दूसरी तरफ जो होगा ये कौन होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव। और यहां पर मीर जाफर द्वारा इसको क्या किया गया? मीर जाफर जो है ये किसके साथ मिल जाता है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, और दूसरी तरफ जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला अकेले पड़ जाता है, सिराजुद्दौला अकेले पड़ जाता है, ठीक है। हालांकि ये पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था? तो सिराजुद्दौला के लगभग मैक्सिमम जो भी इसके करीबी थे, जो भी पदाधिकारी थे, वो सब इसके खिलाफ चले गए थे। लेकिन ध्यान रखना कि सिराजुद्दौला का जो साथ देने वाले हैं, इसके 2 सेनापति इसके साथ थे अंत तक, और वो लड़ते हुए मारे गए थे। उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीर मदन एवं मोहन सिंह, मीर मदन और मोहन सिंह, ठीक है। मीर मदन एवं मोहन सिंह जो है, ये दोनों सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हुए दोस्तों प्लासी के मैदान में मारे गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये मीर जाफर को अपने ग्रुप में मिला लेता है, और मीर जाफर द्वारा सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया जाता है। तो 23 जून 1757 की घटना है, और इस सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। जो हेक्टर मुनरो है ना, हेक्टर मुनरो, इसने दोस्तों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध जो 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो क्या रॉबर्ट क्लाइव था?
क्या वॉरेन हेस्टिंग्स था, क्या हेक्टर मुनरो था, क्या चार्ल्स आयर कूट था? तो दोस्तों यहां पर आप सही जवाब बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव, इसने प्लासी का युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध था, इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों ये तो गवर्नर जनरल था, इसने कोई डायरेक्ट तो ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। इसके अलावा जो हेक्टर मुनरो है, इसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध, ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। और जो चार्ल्स आयरकूट है, आयरकूट दो युद्ध का नेतृत्व करता है, एक वांडीवास जो अंग्रेज और फ्रेंच सेना के मध्य लड़ा गया था 1760 में, ये 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में। क्लियर है? तो वांडीवास के युद्ध में आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन इसने एक युद्ध का और नेतृत्व किया था, जो ध्यान रखना 1781 में लड़ा गया था दोस्तों। इसमें याद आ गया, पोर्टो नोवो का युद्ध कहते हैं इसको, पोर्टो नोवो का युद्ध, ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध हैदर अली के साथ इसने लड़ा था दोस्तों, आयरकूट के द्वारा पोर्टो नोवो का युद्ध, और इसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और ये जो पोर्टो नोवो का युद्ध है ना, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी का पार्ट था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पार्ट था। तो इस प्रकार जो बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो दोस्तों ये हेक्टर मुनरो था। क्लियर है? आपको याद हो गया? चलिए, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? क्या 1757 से 1767 तक, क्या 1764 से 1793 तक, क्या 1765 से 1772 तक, क्या 1760 से 1793 तक? तो दोस्तों बंगाल का जो द्वैत शासन है ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों लोगों को तोड़ मरोड़ करके लूटने वाला था। इसको जो द्वैत शासन था ना, इसको एक भारतीय इतिहासकार हुए हैं के एम पाड़िक्कर, ध्यान रखेंगे के एम पाड़िक्कर को, ये भारत के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। और इन्होंने द्वैत शासन को क्या कहा था? द्वैत शासन को दोस्तों डाकुओं का काल कहा था, या डाकू राज कहा था, डाकू राज। तो ये ध्यान रखना आपको, के एम पाड़िक्कर ने डाकू राज कहा था, ठीक है। और ये कह रहा है बंगाल में द्वैत शासन, तो ये 1765 से लेकर 1772 तक। और द्वैत शासन को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और यह भी पूछा जाता है कि कौन सी घटना का परिणाम द्वैत शासन हुआ, किस घटना का परिणाम द्वैत शासन हुआ? तो दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ना, इलाहाबाद की संधि का परिणाम ही था द्वैत शासन। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, आपको पता है इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765, ठीक है। ये दो इलाहाबाद की संधियां हुई हैं और इन्हीं का परिणाम निकला कि बंगाल में अपने आप द्वैत शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है। और इसका अंत कब हुआ? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि है को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपको पता है सबसे पहले तो सहायक संधि क्या होता था, आपको पता है दोस्तों, वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि लागू किया गया था। अगर कभी आपसे पूछा जाए सहायक संधि का जनक कौन था, भारत में सहायक संधि का जनक कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सहायक संधि का जनक होगा डुप्ले, जो कि कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, डुप्ले। ये अंग्रेज नहीं था, लेकिन इसी को कॉपी किया बाद में कौन? ये वेलेस्ली। क्लियर है? याद रहेगा आपको, तो ये ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हम बताएंगे कि पहला राज्य तो भैया हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। हैदराबाद का जो निजाम था इसने ही सबसे पहले कब? 1798 ईस्वी में सबसे पहले इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, मैसूर जो था, मैसूर, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु के तुरंत बाद वहां पे वाडियार वंश का शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया अंग्रेजों ने, और इसके बाद क्या किया? उनसे भी सहायक संधि कर लिया। तो टीपू सुल्तान के मरने के तुरंत बाद ही सहायक संधि मैसूर द्वारा स्वीकार किया गया। तो यह भी पूछा जाता है मैसूर ने सहायक
संधि कब किया था? 1799 में। और सबसे पहले हैदराबाद ने किया था और 1798 में ही ये शुरू हुआ था और प्रारंभ ही हुआ था हैदराबाद के निजाम से। क्लियर है, यहां तक याद रहेगा आपको। फिर एक राज्य पूछा जाता है कि अवध ने सहायक संधि कब की? तो अवध द्वारा जो सहायक संधि किया गया था वो 1801 में किया गया था। ठीक है, और वेलेजली का शासनकाल आपको पता है 1798 से लेकर के 1804 तक होता है। इस बीच इसने बहुत सारे राज्यों के साथ सहायक संधि किया, मराठों के साथ सहायक संधि किया, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट होंगे। हैदराबाद का निजाम ये 1798, मैसूर 1799, अवध 1801। क्लियर है, यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए दोस्तों, जो सहायक संधि है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? अब सर यही तो क्वेश्चन आपने बताया, नहीं वो नहीं बता रहा हूं, ये वेलेजली की सहायक संधि का, इस क्वेश्चन में वेलेजली की सहायक संधि लिखा हुआ है। लेकिन अगर वेलेजली की नहीं लिखा होता, केवल ये लिखा होता, यहां से क्वेश्चन होता कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, पहला भारतीय राज्य कौन सा था, और ऑप्शन में यही होता, तब हम बताते अवध को, तब हम हैदराबाद को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि जो अवध है ना, अवध, ये दोस्तों 1765 में बहुत पहले ही जो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसके समय में इसने उसी टाइम सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। नाम सहायक संधि नहीं था, लेकिन सहायक संधि की पूरी क्वालिटी इसने लागू कर दिया था, और इसलिए इतिहासकारों द्वारा यह मान्यता प्राप्त है कि पहली बार सहायक संधि अवध के नवाब ने स्वीकार की थी। हालांकि वेलेजली की जब सहायक संधि हुई तो अवध द्वारा 1801 में इसे फिर से, सिस्टम पहले से ही इनके यहां चला रहा था, लेकिन वेलेजली की सहायक संधि को इन्होंने अप्रूवल दिया 1801 में। तो वेलेजली की सहायक संधि 1801 में, लेकिन सबसे पहले 1765 में अवध का नवाब। अगर ऑप्शन में अवध का नवाब है तो अवध का नवाब बताइए, अगर हैदराबाद है तो ये बताइए। अगर दोनों ही है तो आप देख लीजिए वेलेजली के बारे में पूछ रहा है या ये केवल और केवल सहायक संधि पूछ रहा है। क्लियर है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इतना आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सप्लेन करने का जो दायरा है वो सिमटता जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर आपको यह करना है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहां पर कर लेंगे अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही प्रथम वायसराय हुआ। तो ये कौन था? क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, क्या लॉर्ड कैनिंग होगा, क्या लॉर्ड मिंटो होगा, या लॉर्ड कर्जन होगा? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आपको पता है इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था, और विद्रोह तक जो भारत में गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल कहते थे, और वो कंपनी को प्रेजेंट करते थे। यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करते थे? कंपनी को, कंपनी के हेड होते थे। लेकिन 1857 में क्या किया गया? कंपनी से ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे भारत को ले लिया गया, है ना, उनसे ले लिया गया, कंपनी से भारत को ले लिया गया। यानी कि यहां की अब पूरी शासन व्यवस्था 1857 की क्रांति के बाद किसके हाथों चला गया? ब्रिटेन के क्राउन के पास, या ब्रिटेन के ताज के पास, या ब्रिटेन के राजा के पास कह लो, ब्रिटिश सरकार के पास कह लो, तो उनके पास चला गया। तो अब जो यहां पर सबसे बड़ा अधिकारी था, कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था, इससे पूर्व कर लीजिए इसको, और ये बाद कर लीजिए। ठीक है, 1857 के बाद। तो पूर्व में ये क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल कहलाता था, गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन बाद में ये क्या कहलाया? ये दोस्तों वायसराय कहलाया। इस वायसराय का मतलब होता है सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि। तो ये जो गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कब आया था? 1856 में ये भारत में आता है गवर्नर जनरल बन करके, और ये 1857 तक गवर्नर जनरल था। बाद में ये वायसराय बनता है, और 1862 तक इसने अपनी सेवाएं दी, और इसके बाद फिर एल्गिन प्रथम आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए
टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो आपको पता है 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये 1767 से लेकर के 1769 के मध्य हुआ। जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये कब हुआ? तो ये दोस्तों 1780 से लेकर के 84 तक हुए, और इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़ते हैं। इसमें केवल और केवल हैदर अली, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़े थे और हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर होता है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये होता है 1790 से लेकर के 92 तक। क्लियर है? और फिर होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये दोस्तों कब होता है? 1799 में, और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। चौथे में कोई संधि नहीं होती, चौथे में कोई संधि नहीं होगी, लेकिन इन तीनों में संधियां होती हैं। तो कौन सी संधि हुई थी? आपको मैं ट्रिक बताता हूं। मामा श्री मैसूर गए, क्या याद करेंगे? मामा श्री मैसूर गए, कहां गए? मैसूर गए, याद कर लेंगे, मामा श्री मैसूर गए, ट्रिक याद कर लेंगे, मामा श्री मैसूर गए। तो मां से क्या हो जाएगा? पहले मां से हो जाएगा मैसूर, पहले माह से क्या हो जाएगा? मैसूर। फिर दूसरे से क्या हो जाएगा? मंगलौर, दोस्तों मंगलौर। और श्री से क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो मामा श्री है, मामा श्री कहाँ गए? मामा श्री गए मैसूर। तो मैसूर क्यों गए? क्योंकि मैसूर की संधि है ये। तो माँ से हो जाएगा दोस्तों, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ मैसूर संधि के साथ, दूसरा हुआ मंगलौर संधि के साथ, मंगलौर संधि के साथ, और जो तीसरा हुआ ये हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ। क्लियर है यहां तक? तो ये कह रहा है कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर एक स्टेटमेंट और है जो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इस श्रीरंगपट्टनम की संधि को करने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था, 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर था, ध्यान रखना आपको। तो कॉर्नवालिस द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट है? कॉर्नवालिस ने कहा था कि दोस्तों, कॉर्नवालिस ने क्या कहा था कि मैं श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद कि मैं अपने दोस्तों को बिना शक्तिशाली बनाए भी, अपने दोस्तों को बिना शक्तिशाली बनाए अपने दुश्मनों को समाप्त कर दिया। तो मैं अपने दोस्तों को शक्तिशाली भी नहीं बनाया और अपने दुश्मनों को समाप्त भी कर दिया। ये स्टेटमेंट दिया था श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है राज्य क्षय, यानी कि हड़प नीति इसी को कहते हैं, इसी को जब्ती सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके, इसी को व्यपगत भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारी चीजें एक ही हैं। तो ये कहता है कि ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो क्या हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई, क्या कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, या दोस्तों डलहौजी के द्वारा? तो ये किसके द्वारा की गई थी? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी का जो शासनकाल है ये आपको ध्यान रखना है कि 1848 में आया था ये, और 56 तक यहाँ पर ये बना रहता है। ठीक है, 48 से लेकर के 56 तक ये बना था। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में डाक व्यवस्था को किसने, इसके अलावा दोस्तों डाक व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो ये दोस्तों इसने ही इस डाक व्यवस्था को लागू किया, डलहौजी द्वारा। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दोस्तों भारत में लोक निर्माण, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, जिसे DLW कहते हैं आप लोग, है ना, DLW। तो ये नहीं, DW क्या कहते हैं उसको, जो सड़क बनाते हैं, PWD, है ना, PWD, सार्वजनिक निर्माण जो विभाग है। तो इसको कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा स्थापित की गई थी? डलहौजी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? क्या ये गुरु हरराय हैं जो कि 6वें गुरु थे? क्या ये हरकिशन हैं? क्या ये गुरु गोविंद सिंह हैं? क्या ये तेग बहादुर हैं? तो दोस्तों जो जफरनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि दोस्तों ये 10वें गुरु थे। तो ये ध्यान रखना है कि 10वें गुरु हैं ये, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। जफरनामा इन्होंने लिखा था। ठीक है,
अच्छा, एक चीज और भी है, अगर कभी आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद जी नहीं, ये अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी, गुरु नानक जी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, अगर इनकी जीवनी कहा जाएगा तो अंगद देव बताएंगे, अंगद देव द्वारा बताएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा आदि ग्रंथ, अगर आपसे पूछा जाएगा आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, या गुरु ग्रंथ साहिब भी, इसी को क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप बताएंगे पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, अर्जुन देव द्वारा इसको लिखा गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अभी मैंने आपको बताया था, भारत में डाक व्यवस्था किसने लागू किया था, क्या डलहौजी होगा, क्या लॉर्ड वेलेस्ली होगा, क्या ऑकलैंड होगा, या दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी, वही लॉर्ड डलहौजी जिसका शासनकाल 1848 से लेकर के, ध्यान रखना 1856 तक का शासनकाल होगा। और इसी के द्वारा डाक व्यवस्था, और इसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें हैं डलहौजी की। ठीक है। अच्छा, इसने हड़प नीति भी लागू किया था, और हड़प नीति में जो पहला राज्य है इसने किसको हड़पा था, तो उस पहला राज्य जो है ये तो सतारा को इसने हड़प लिया था, सतारा को। ठीक है, सतारा को इसने सबसे पहले हड़प लिया था, ये ध्यान रखना, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अवध को इसने कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में हड़प लिया था। ठीक है, कुप्रशासन का आरोप लगा करके, कुप्रशासन का आरोप किसके ऊपर लगाया था, अवध के ऊपर लगाया था। आउटरम की रिपोर्ट आई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर इसने अवध को हड़प लिया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो ऑकलैंड है दोस्तों, इसने आपको पता है 46 से लेकर के इसका शासनकाल होता है, लगभग 36 से लेकर के 42 तक के आसपास इसका शासनकाल होता है। ऑकलैंड जो है ना, इसने जीटी रोड का नाम बदल करके जीटी रोड रखा था। पहले इसका नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी मार्ग था, बाद में इसी ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। ठीक है, जीटी रोड कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सुधारों का गवर्नर जनरल कहते हैं। इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक का शासनकाल होगा। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसने 17वां नियम जो लागू किया था, 17वां कानून का नंबर पूछा जाता है तो नाम पूछा जाता है, तो 17वां कानून था इसका, जिसके द्वारा क्या किया गया, सती प्रथा को बैन किया गया। सती प्रथा को क्या कर दिया गया दोस्तों, बैन कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा को बैन कर दिया गया। और इसने कब, 1829 में, किसके प्रयास से, राजा राम मोहन राय के। इतना ही नहीं, 1830 में इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं उसको आप चाहे तो नोट करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। जो गुरु नानक जी हैं, आपको पता है सिख धर्म का, ये सिख संप्रदाय का ये पहले संस्थापक हैं, तो ये फर्स्ट गुरु हैं, आपको ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इनकी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, क्या गुरु अंगद देव थे, क्या गुरु अमरदास थे, क्या गुरु रामदास थे, या गुरु अर्जुन देव थे। दोस्तों, जो गुरु अंगद देव हैं ये सेकंड हैं, जो अमरदास हैं ये थर्ड हैं, जो गुरु रामदास हैं ये फोर्थ हैं, और जो अर्जुन देव हैं ये 5 नंबर के हैं। अब इसमें कह रहा है कि किसने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी, तो गुरु अंगद देव जो दूसरे नंबर के गुरु हैं ना, इन्होंने ही, पहले नंबर के गुरु की जीवनी दूसरे नंबर के गुरु ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जो अर्जुन देव हैं इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, आदि ग्रंथ लिखा था, और इसी का नाम बदल करके आगे चल के क्या हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, जो सिखों की सबसे धार्मिक ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, गुरु रामदास जो है इनके द्वारा दोस्तों अमृतसर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अमृतसर की स्थापना की गई। अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अकबर द्वारा इनको 500 बीघा का जमीन उपहार स्वरूप दिया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में यहां पर इन्होंने क्या किया था, अमृतसर की स्थापना की थी। और इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन बनवा नहीं पाए थे। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण पूछा जाता है वो 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कंप्लीट किया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों खालसा पंथ, और इसी के तहत आपको पता है खालसा पंथ जो है 13 अप्रैल दोस्तों 1699 में खालसा पंथ स्थापित कर दिया गया था। और इसी के तहत जो है
सिख धर्म में 5 ककार लागू किया गया था। 5 ककार मतलब केस रखना, केस, फिर कंघा, फिर कड़ा, या फिर कच्छा और कृपाण, है ना। तो इस तरीके से 5 कक्के कहते हैं या ककार कहते हैं। तो 5 कक्के या 5 ककार जो है ये अनिवार्य रूप में किया गया था। तो खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? क्या गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु हैं, गुरु हरकिशन ये 8वें गुरु हैं, और हर राय होना चाहिए, हर राय। तो ये दोस्तों 6वें नंबर के हैं, ठीक है, 7वें नंबर के हैं, हरगोविंद हैं 6ठे नंबर के, ठीक है, ये 7वें नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों 5 ककार किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था गुरु गोविंद जी के द्वारा, ठीक है। और गुरु गोविंद जी का जो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी? तो नांदेड़ में हुई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। कब इनकी हत्या की गई थी? तो 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? नांदेड़ में। और इनका समाधि स्थल भी यहीं पर है। फिर इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो बंदा बहादुर हुए। कौन हुए दोस्तों? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर हुए जो कि 11वें गुरु के रूप में है, लेकिन नंबर के 11वें के हैं, लेकिन इनको मान्यता नहीं है क्योंकि सिख जो गुरु परंपरा है इसको गुरु गोविंद जी ने समाप्त कर दिया था। तो बंदा बहादुर जो होंगे ये दोस्तों 11वें गुरु थे गिनती में, लेकिन सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी 10 गुरुओं के बाद गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया था इनके द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बंदा बहादुर को किसने मरवा दिया था, किसने इनकी हत्या करवा दिया था? तो फर्रुख सियर द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्या कैनिंग के द्वारा, क्या हेस्टिंग्स के द्वारा, क्या क्लाइव के द्वारा, या कार्नवालिस के द्वारा? तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। और जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध था ये दोस्तों, प्लासी का युद्ध है। और ये जो प्लासी का युद्ध है इसका कारण पूछा जाता है। तो इसका जो कारण था ये क्या था? ये था काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना कहते हैं इसको, ठीक है, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक होल की घटना, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 20 जून 1756, 20 जून 1756। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके जो ब्लैक होल की घटना है ये किसने बताया था? तो ये अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने बताया था, ठीक है, हॉलवेल द्वारा इसको बताया गया था। इसमें बताया गया कि 123 अंग्रेज मारे गए थे और मात्र 23 बचे। टोटल जो थे 146 थे, इनमें 123 की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? कौन कौन है जिन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। तो दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद के जो निजाम है ये 1798 में स्वीकार कर लिए थे। अवध के जो नवाब होंगे 1801 में स्वीकार किए थे। मैसूर के राजा, यहीं पर अगर टीपू सुल्तान लिखा होता तो हम कहते नहीं भैया नहीं, टीपू सुल्तान ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर जो मैसूर के राजा हैं इन्होंने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। जो बंगाल के नवाब है दोस्तों इन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की क्योंकि उनका अपना अलग ही दुनिया थी। तो यहाँ पर अंग्रेज उनके पास थे भी नहीं, क्योंकि देखिए अंग्रेज जो है वो बंगाल में ही है और वहां पर वो खुद अपने तरीके से राजनीति को हैंडल कर रहे हैं। तो वहां पर सहायक संधि की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बंगाल में ऐसा थोड़ी कि नवाब थे और इस तरीके से थे, ऐसा नहीं है। द्वैत शासन का अंत का मतलब ये था कि बंगाल अब पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में चला गया था द्वैत शासन के बाद। तो इस तरीके से बंगाल के नवाब क्यों सहायक संधि करेंगे? तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो होगा ये पूरी तरीके से सही होगा। 1, 2, 3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का
निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताइए। आपसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नानक देव हैं, ये पहले नंबर पे हैं, रामदास हैं, ये चौथे नंबर पे हैं, अमरदास जो है ये तीसरे नंबर पे हैं, और अंगद देव जो है ये दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, यहाँ पर तेग बहादुर जो है ये 9वें नंबर पे हैं, रामदास जो है वो चौथे नंबर पे हैं, अर्जुन देव जो है ये 5वें नंबर पे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये 10वें नंबर पे हैं, गुरु नानक जी पहले नंबर पे हैं, अंगद देव जो है ये दूसरे नंबर पे हैं, अर्जुन देव जो है ये 5वें नंबर पे हैं, और अमरदास तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, अमरदास यहाँ पर तीसरे नंबर पे हैं, रामदास चौथे नंबर पे हैं, और अर्जुन देव जो है ये 5वें नंबर पे हैं, और तेग बहादुर जो है ये 9वें नंबर पे हैं। तो सही सीक्वेंस में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में किनके किनके बीच संपन्न हुई थी। तो आपको पता है सुगौली की संधि जो है दोस्तों ये किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? आंग्ल नेपाल युद्ध। और आंग्ल नेपाल युद्ध आपसे पूछा जाता है कब लड़ा गया था। तो ये दोस्तों 1814 से लेकर के 1816 के मध्य ये लड़ा गया था, और बाद में ये सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो यहाँ पर इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इस समय यहाँ पे गवर्नर रहता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के मध्य, अवध का नवाब और नेपाल के मध्य। तो दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी और दूसरी तरफ जो होगा वो नेपाल होगा। क्लियर है, सुगौली की संधि 1816 आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई? क्या ये मैसूर में मारा गया, क्या ये कुर्ग में मारा गया, श्रीरंगपट्टनम में, या वांडीवास में? तो दोस्तों आपको पता है जो टीपू सुल्तान है अपने जो इसका राजधानी था श्रीरंगपट्टनम, वहीं पर ये लड़ते हुए मारा गया था। और कब मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रहेगा आपको। जो टीपू सुल्तान है दोस्तों इसके द्वारा आपको पता है अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम का जो किला है यहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। ये खुद जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब का क्या था? ये सदस्य था, क्लब का सदस्य था। ठीक है, सदस्य था। इसको शेर मैसूर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और विदेशों में इसके राजनयिक संबंध थे। राजनयिक संबंध थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई सारे राजनयिक राजदूत जो थे ये विदेशों में इसके द्वारा भेजे गए थे। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के तहत किसको किसको लिया गया था? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, और डी है, डी को दोस्तों यहां पर आप इस तरीके से शिफ्ट कर लेंगे, मैसूर, सतारा एवं भावनगर। तो यहाँ पर हड़प नीति जो है ये दोस्तों किस किस राज्य द्वारा, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किया गया ये सतारा के साथ, सीक्वेंस में बताता हूं। सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, ठीक है, फिर बाघाट, फिर झांसी नहीं, झांसी के पहले उदयपुर है, उदयपुर, फिर झांसी, और फिर नागपुर। ध्यान रखना हड़प नीति के तहत अवध को नहीं हड़पा गया था, बल्कि अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में हड़प लिया गया था। जो झांसी है इसको कब हड़पा गया था? तो ये ध्यान रखना 1853 में, इसका ईयर पूछा जाता है। तो झांसी को 1853 में हड़पा गया था, और नागपुर को 1854 में हड़पा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर नहीं था। झांसी, नागपुर, सतारा ये सही है। झांसी, सतारा, मैसूर, दोस्तों मैसूर नहीं था हड़प नीति के तहत। मैसूर, सतारा और भावनगर भी नहीं थे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन सा गवर्नर जनरल है? तो ठगी प्रथा दोस्तों आपको पता है 1830 में ठगी प्रथा को अंत किया गया। किसके द्वारा अंत किया गया था? क्या कार्नवालिस, बेंटिक,
डलहौजी या रिपन? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर जो ठगी प्रथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसको समाप्त किया गया, जिसका शासनकाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1828 से लेकर के 1835 तक। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसी के शासनकाल में क्या किया गया था, कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त किया गया 1833 में। ठीक है, 1833 का एक्ट इसी के टाइम में आया था और इसी के समय में सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध किया गया था। कभी आपसे पूछा जाए जो आर्टिकल 15 आप पढ़ते हैं, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध, ये पहली बार 1833 के एक्ट में आया था और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही आया था। क्लियर है? इसके अलावा 1834 में पहली बार विधि आयोग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, कभी आपसे पूछा जाए मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, तो दोस्तों कौन सा है, कलकत्ता। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। 1834 में मैंने बताया आपको विधि आयोग, भारत में पहला विधि आयोग इसी के समय में स्थापित किया गया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जो पहला विधि आयोग बना 1855-57 में बना था और MC शीतलवाड़ जो थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1830 में दोस्तों इसने ठगी प्रथा का अंत किया था और ठगी प्रथा के अंत करने के लिए इसने कर्नल स्लीमैन को इसने नियुक्त किया था। ठीक है, कर्नल स्लीमैन को इसने क्या किया था, नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाडियार जो हैं ये कहाँ के शासक थे, तो क्या ये मैसूर रियासत के थे, क्या ये त्रावणकोर के थे, क्या ये विजयनगर के थे? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है कि 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, ताली, इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और उसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मैसूर राज्य बन करके उभरा, मैसूर राज्य निकल करके आया और यहां पर वाडियार वंश का शासन था। ठीक है, वाडियार वंश का शासन था और इसी वाडियार वंश का अंत करके हैदर अली 1761 में राजा बना था। 1761 में, पहले वो 1765 में वाडियार वंश के अंतर्गत ही 1765 में डिंडीगुल का अधिकारी बनाया जाता है। बाद में 1761 में वो मैसूर का शासक बन गया। आपको पता है कि उसने नंदराज और देवराज जो लोग थे उनको उन्होंने मार करके गद्दी अपने हाथ कर लिया। ठीक है, हैदर अली। तो ये कह रहा है वाडियार वंश कहाँ के शासक थे, तो ये दोस्तों मैसूर में राज करने वाले राजवंश हुआ करते थे और इन्हीं को समाप्त करके, वाडियार वंश को ही समाप्त करके 1761 में हैदर अली मैसूर का राजा बना था। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में, तो वापिस से वाडियार वंश के ही शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मंगलौर या भाग्यनगर? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम है। और ध्यान रखना, टीपू सुल्तान का पूछा जाता है कि किस शासक के झंडे पर शेर का चिन्ह था? तो दोस्तों शेर का चिन्ह, इसके झंडे पर, जो टीपू सुल्तान है इसके झंडे पर शेर का चित्र दिखाई देता है। ठीक है, शेर, इसके फ्लैग पर शेर का चित्र दिखाई देता है, वो है टीपू सुल्तान, शेर मैसूर कहते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अच्छा, कब बनाया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। दोस्तों जो क्लाइव था ये 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ये क्या बना था? कंपनी का गवर्नर बना दिया गया। उसके पहले ये सेना का नेतृत्व करता था, सेनापति था, लेकिन जब ये प्लासी का युद्ध जीत लिया तो इसको कंपनी का गवर्नर बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा दोस्तों? अच्छा, मैं आपको बहुत कंफ्यूजन होता है तो यहीं पर मैं आपको सारे ही बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सारे ही बता देता हूं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये कौन होगा? ये होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा। आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा,
अंतिम गवर्नर कौन होगा? तो अंतिम गवर्नर क्यों? क्योंकि इसी गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जो था दोस्तों ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्यों गवर्नर, अंतिम गवर्नर बना? क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें अंतर क्या होगा? इसमें अंतर ये होगा कि बंगाल के पास भी मुंबई और मद्रास पर नियंत्रण करने का अधिकार हो गया था, कंट्रोल करने का अधिकार हो गया था। तो अब ध्यान रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा दोस्तों? तो यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा। क्लियर है? अब ये लगातार रहता है, इसके बाद कार्नवालिस, फिर वेलेस्ली जैसे लोग आते हैं। और ध्यान रखना फिर आता है 1828 में, जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कैसे हुआ? क्योंकि इस बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसको क्या किया गया? बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल था क्योंकि इसको पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के एक्ट के माध्यम से। तो एक फैक्ट आपको और निकल करके आएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब आप मुझे बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग होगा। क्योंकि इसी के समय में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग होगा जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। और जब ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा तो ध्यान रखना कि भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? वही होगा जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। कब? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? अंतिम वायसराय कौन होगा? तो अंतिम वायसराय जब देश हमारा आजाद होगा तो दोस्तों उस टाइम अंतिम वायसराय कौन था? तो आपको पता है माउंट बेटन होगा। माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन। और फिर आपसे पूछा जाएगा, यही वायसराय का पद समाप्त किया गया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए कभी भी आपसे फिर पूछा जाए कि भाई स्वतंत्र भारत का, क्या पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत का 10वां नंबर होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों ये कौन होगा? माउंट बेटन होगा। माउंट बेटन होगा। क्लियर है? फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो कौन होगा? वो दोस्तों होंगे ये जो सी राजगोपालाचारी हैं। ठीक है, तो राजा जी कह लीजिए इनको या सी राजगोपालाचारी कह लीजिए। ये अंतिम है और भारत के एकमात्र भारतीय भी हैं। तो स्वतंत्र भारत के या भारत के स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय, स्वतंत्र भारत के नहीं भी लिखा होगा, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछा जाएगा तब भी सी राजगोपालाचारी होंगे। क्लियर है? तो चलिए ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। इसे 1833 के एक्ट में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति दोस्तों लागू किसने किया था 1765 में? आपको पता है जो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसको अंत किसने किया था? 1772 के एक्ट में, 1773 के एक्ट में किसने इसको समाप्त किया था? तो ये दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन थे? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। दोस्तों अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध जो है वो मराठों द्वारा किया गया। सबसे ज्यादा अंग्रेजों के साथ संघर्ष मराठों ने किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्योंकि ये सबसे अधिक ऐतिहासिक महत्व का क्यों था? इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। क्या प्लासी के युद्ध का यह निष्कर्ष था? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या था, आप मुझे बताएं। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों के लिए एक रास्ता खुल गया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस युद्ध ने क्या किया था कि भाई बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने नियंत्रण पा लिया। क्यों नियंत्रण पा लिया? क्योंकि अपना कठपुतली नवाब बैठा दिया था मीर जाफर को। क्योंकि मीर जाफर को दोस्तों उन्होंने इस शर्त पर ही राजा बनाया था कि भाई तुम हमें प्लासी के युद्ध में हेल्प करोगे, और मीर जाफर ने हेल्प किया भी था और बदले में उसे राजा बनाया भी गया था। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट होगा, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है कि दोस्तों जो 1835 का अंग्रेजी शिक्षा था, क्या कहते हैं उसको, दोस्तों जो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में कहा जाता है उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, 1835 के लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति आपको पता होगा। तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना इनका उद्देश्य था। भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना इनका उद्देश्य था। भारत में जन साक्षरता का विकास करना था, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना था। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। क्यों देना चाहती थी? तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा लेबर चाहिए, है ना। वो कहते थे कि हमें एक ऐसा भारतीय बनाना है जो कि देखने में तो वो अंग्रेजों जैसा दिखने चाहिए, मतलब उनका हाव भाव बिल्कुल अंग्रेजों जैसा होना चाहिए, लेकिन अंदर से वो भारतीय हो, मतलब वो हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हाँ अंग्रेजी जानते हो, ताकि हमारा लेबर का काम चल सके। तो इस तरीके से वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अच्छा अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के कुछ मैं फैक्ट भी बताता हूं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। जैसे शिक्षा को लेकर के एक पूछा जाता है कि दोस्तों, एक पूछा जाता है वुड डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का दोस्तों मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कब आया था? वुड का डिस्पैच आया था 1854 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अंग्रेजी शिक्षा के लिए या ब्रिटिश शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, हंटर आयोग, और ये 1882 में किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो किसको दोस्तों? 1856 में आपको पता है, देखिए जो हड़प नीति थी ना, हड़प नीति डलहौजी की, इसमें नियम यह था कि भाई अगर किसी को अपना पुत्र, सगा पुत्र नहीं है, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो गोद लिया हुआ पुत्र हो, चाहे वो दोस्तों एक तरीके से गोद लिया हो गया या पुत्री हो गई, तो इनको मान्यता नहीं होगी। मान्यता उसकी होगी जो उसका सगा पुत्र हो, है ना। रिश्तेदारों का नहीं चलेगा, अपना सगा पुत्र होना चाहिए, पुत्री भी नहीं चलेगी, केवल पुत्र होना चाहिए। तो ये हड़प नीति में था कि भाई पुत्र अगर आपके पास नहीं है, आपका सगा पुत्र नहीं है, तो आपके राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, मतलब कि अपने अंग्रेजी सेना साम्राज्य में मिला लेंगे। तो इन सब में बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया, लेकिन अवध जो है, अवध, तो दोस्तों अवध इस पर खरा नहीं उतरा। क्यों अंग्रेजों के खरा नहीं उतरा? क्योंकि अवध में दोस्तों स्पष्ट उत्तराधिकारी थे राजा के। वाजिद अली शाह राजा थे और बिदरिस कादिर जैसे बहुत सारे इनके पुत्र थे, तो वो तो उत्तराधिकारी थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी नजर अवध पर ही थी, तो इन्होंने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया। और एक रिपोर्ट आई थी, आउटरम की रिपोर्ट आई थी। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने क्या किया कि भाई अवध में प्रशासन अच्छा नहीं है, और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता के जेल में रख दिया गया। और यहां पर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़प लिया गया। कब? 1856 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट होगा आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? आदि ग्रंथ, इसी को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं दोस्तों, बाद में ये गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो ये किसने इसको संकलित किया है? गुरु नानक जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने? तो दोस्तों यहाँ पर आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट होगा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा की जो नींव है ये किसके द्वारा? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1835 के मैकाले मिनट के द्वारा, 1882 के हंटर आयोग द्वारा, 1854 के वुड डिस्पैच के द्वारा। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वुड डिस्पैच, और इसी को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, डलहौजी के समय में ये आया था। अब यहां पर कह रहा है 1813 के चार्टर अधिनियम से इसने शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि इसमें यह प्रावधान किया गया था, 1813 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा, मतलब फंड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैकाले मिनट के द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया गया, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1882 में महिलाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहा गया था। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सीक्वेंस इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है जो 1765 में इसका शासनकाल होता है, लगभग 65 से 67 तक इसका शासनकाल होता है। फिर वेंसीटार्ट है, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स है और फिर कार्टियर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव होगा, फिर होगा वेंसीटार्ट और फिर होगा कार्टियर और फिर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये होगा 1770 के आसपास, 1770 के आसपास ध्यान रखना आपको। और वेंसीटार्ट देखिए रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार है, एक 1757 से ये 60 तक होता है, फिर 60 से 63 तक वेंसीटार्ट था। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले था, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार है, एक 1757 से 60 के आसपास होता है और फिर दूसरी बार 1765 से 67 के आसपास होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार शासनकाल है। और वेंसीटार्ट 60 से 63 के आसपास होता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ये तो बाद में आता है, आपको पता है 1772 से लेकर के 72 से लेकर के ये होता है 85 तक। क्लियर है। और जो कार्टियर है ये 1770 में बंगाल का अकाल इसी के टाइम में पड़ा था। तो पहले बताएंगे हम रॉबर्ट क्लाइव, फिर बताएंगे वेंसीटार्ट, फिर 4-3 1 2 4 3 1 2 4 3 दोस्तों यहाँ पर बी में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हो गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों सही कारण क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई थी? तो सही कारण जो होगा ये तीनों सही कारण थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो सब आपस में लड़ते थे। भारत की भूमि में राष्ट्रवाद जैसा चीज नहीं था, है ना। लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें यह भाव था कि अरे यार अंग्रेज लूट करके अपने देश में ले जा रहे हैं, हमारा देश बचना चाहिए, यहाँ पर समृद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको केवल अपने उस छोटे से राज्य के लिए चिंता थी और उसी के लिए लोग आपस में लड़ते थे और उसी का फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ये वास्तव में बहुत प्रशिक्षित और बहुत अनुशासित सेना थी उनके पास, और सबसे बढ़कर उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। हमारे राजा महाराजा के पास लाठी और तलवारें हुआ करती थी, जबकि उनके पास दोस्तों आधुनिक हथियार में पिस्तौल और जैसे इन सब आधुनिक चीजें थी, तोप वगैरह थे। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये बात भी सही है। ठीक है, इनके पास राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये तीनों के तीनों ही कारण होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, जो कि आईपीसी की धारा है 1860 में, ये ठीक है 62 में लागू हुआ था। सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोस्तों ये सब 1800 आईपीसी सीआरपीसी ये सब जो भी है 1860 में ये बनाए गए थे और 1862 से ये लागू किए गए। और उस टाइम कौन था? तो क्या लॉर्ड मेयो था? क्या मेयो का जो शासनकाल है, क्या डलहौजी होगा, क्या लॉर्ड कैनिंग होगा, क्या लॉर्ड डफरिन होगा? दोस्तों लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है ये 1869 से लेकर के 72 तक है। नियमित जनगणना करने वाला, ये 1872 में नियमित जनगणना करने वाला गवर्नर जनरल था, वायसराय था। और ध्यान रखना कि ये भारत में ही
इसकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही की गई थी और अजमेर में इसने मेयो कॉलेज भी स्थापित किया था। जो लॉर्ड डलहौजी है 1848 से लेकर के 56 तक का इसका शासनकाल होगा। क्लियर है। जो लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों ये 1856 से लेकर के 1862 तक का इसका शासनकाल होगा। और जो लॉर्ड डफरिन है ये 1884 से लेकर के 88 तक का इसका शासनकाल होगा। और इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। क्लियर है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है इंडियन पेनल कोड दोस्तों, जो कि हम किसको बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग को बताएंगे। क्लियर है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही यह किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा या लॉर्ड ऑकलैंड होगा? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। जो डलहौजी था इसी के द्वारा डाक टिकट प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट होगा, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? जो सती प्रथा का अंत है दोस्तों ये 1829 में और जो ठगी प्रथा है ये 1830 में। क्लियर है यहाँ पे। और इनका जो अंत किया था किसके द्वारा किया गया? क्या लॉर्ड डलहौजी, क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और इसने सती प्रथा को जो अंत किया था 17वां नियम द्वारा इसको अंत किया था। और किसके प्रयासों से? तो आपको पता है जो सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। क्लियर है। हालांकि सती प्रथा को वापिस से लागू करने के लिए किस संगठन ने इसको प्रयास किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, धर्मसभा एक संगठन था। धर्मसभा एक संगठन था। 1830 में इसको बनाया गया था और ये राधाकांत देव द्वारा बनाया गया था। राधाकांत देव द्वारा बनाया गया था और राधाकांत देव द्वारा धर्मसभा की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि सती प्रथा को वापिस से भारत में लागू कर दिया जाए और कानूनी जो पचड़ा है, कानूनी जो दंड मिलना है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध को किसने स्थापित किया था दोस्तों? क्या शुजाउद्दौला होगा, क्या सआदत खान होगा जिसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी? ये अवध का जो स्थापना है 1722 में हुआ था। तो क्या शुजाउद्दौला, क्या सआदत खान जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहते थे, क्या सफदरजंग या शेर खान? तो दोस्तों अवध की जो स्थापना हुई है वो सआदत खान द्वारा की गई, इसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी। आपको ध्यान रखना है ये 1722 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। और ये किस गुट के थे? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों ये ईरानी गुट के थे। ईरानी गुट, ये ध्यान रखना, जो सआदत खान थे ये ईरानी गुट के हैं। और 1724 में आपको पता है हैदराबाद की स्थापना हुई थी। और ये हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो ये हैदराबाद की जो स्थापना है ये किया था चिनकिलिज खान ने। चिनकिलिज खान इसका नाम था। आसफ जाह की उपाधि मिली थी और इसी को दोस्तों निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह भी कहते हैं। तो ये चिनकिलिज खान है। और ये किस गुट का था? तो ये दोस्तों तुरानी गुट का था। ठीक है, ये तुरानी गुट का था। तुरानी गुट होगा इसका, ये भी ध्यान रखना। और सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी गुट के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? तो इसमें से कौन होंगे? क्या जहांदार शाह होंगे, क्या फर्रुख सियर होंगे, मोहम्मद शाह होंगे या शाह आलम द्वितीय होंगे? कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने लड़ा और बाद में ये पराजित हो गए। तो ये मुगल बादशाह कौन थे? इसमें से दोस्तों कौन होंगे? तो ये होंगे शाह आलम द्वितीय। और इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1700, आपको पता है 1700 दोस्तों शाह आलम द्वितीय का शासनकाल जो होगा ये होगा 1759 से लेकर के 1806 तक का इनका शासनकाल होगा। क्लियर है, जो शाह आलम द्वितीय होंगे। नेक्स्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ तो इस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह थे, अजीमुद्दीन
आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता है 1757 में हुआ था, ठीक है 1757 में हुआ था। और इस समय जो अहमद शाह हैं दोस्तों, अहमद शाह हैं, इनका शासनकाल है 1748 से लेकर के 1754 तक का इनका शासनकाल है अहमद शाह का, ठीक है। और जो आलमगीर द्वितीय हैं, इनका शासनकाल है दोस्तों 1754 से लेकर के 1759 तक का इनका शासनकाल है। जो मोहम्मद शाह हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये इनका शासनकाल दोस्तों 1719 से लेकर के 1748 तक का शासनकाल है। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 तक का शासनकाल होगा। तो ये कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस टाइम दोस्तों आलमगीर द्वितीय द्वारा बंगाल वो मुगल बादशाह के रूप में ये आसीन थे। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लासी के युद्ध में इन्होंने कोई अपना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाया था, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था। नेक्स्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसका उत्तराधिकारी कौन आया था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये तो बहुत बाद में आया था, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या वेलेस्ली। दोस्तों जो बेंटिक है, इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक का शासनकाल है। जो कॉर्नवालिस है 1886 से लेकर के आपको पता है 93 तक का शासनकाल होगा। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है आपको पता है 1772 से लेकर के 85 तक का शासनकाल होगा। और जो वेलेस्ली है 1798 से लेकर के 1804 तक का शासनकाल होगा। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये 1765 से लेकर के 67 तक बाद में गवर्नर, ये 2 बार गवर्नर रहा है, तो 1765 से लेकर के 67 तक होगा। और इसके तुरंत बाद कौन आया था, तो ये दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ये आया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। जो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, उसके पीछे का कारण पूछ रहा है आपसे। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था। सिराजुद्दौला जो है वो अली वर्दी खान के बाद गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। इसकी मौसी घसीटी बेगम थी जो कि इनके खिलाफ थी, ठीक है। और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग भी था जो इनके खिलाफ था। इसके अलावा अमी चंद, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला कर दिया था। काला कारावास, ब्लैक होल की घटना का होना। तो दोस्तों यहाँ पर कारण तो बहुत सारे हैं, ये भी कारण है, ब्लैक होल की घटना भी कारण है, और फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। जैसे सिराजुद्दौला ने कहा था कि भाई चाहे यूरोपीय कोई भी हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो चाहे वो अंग्रेज हो, वो यहाँ से चले जाएं। तो चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और कलकत्ता पर अंग्रेजों का। तो चंद्रनगर को छोड़ करके फ्रांसीसी तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा करके, कौन कहे कि वो कलकत्ता छोड़ के जाते, बल्कि उन्होंने चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। जो कि फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को छोड़ा, अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर ही कब्जा कर लिया। तो ये भी एक कारण था, ये भी एक कारण था, ठीक है। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ये भी एक कारण था। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था। विरोध तो नहीं किया था, लेकिन हाँ ये था कि वो छुपे हुए, जो घसीटी बेगम जो इसकी मौसी थी और पूर्णिया का नवाब जो शौकत जंग था, अंग्रेज उनके सहयोग से चाहते थे कि सिराजुद्दौला शासक न बने। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चारों के चारों ही कारण सही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण क्या था, तो सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि अंग्रेजों ने जो दत्तक प्राप्त किया था ना, जो विशेष छूट उन्हें मिलता था 1717 में फर्रुख सियर द्वारा जो उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया था, उसका ये लगातार दुष्प्रयोग कर रहे थे। और उसी के लिए सिराजुद्दौला और उनके मध्य एक तरीके से लड़ाई की स्थिति हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हेल्प साथ देने वाले कौन थे, अभी मैंने आपको नाम बताया था, तो कौन होंगे दोस्तों। दिया हुआ है मोहनलाल, राय दुर्लभ, राय बल्लभ, मीर मदन और खादिम खान। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन है आपको बताना है। मोहन सिंह, राय दुर्लभ, राज बल्लभ, मीर मदन और खादिम खान। तो 2 लोग थे, मैंने आपको बताया था अभी कि सिराजुद्दौला का हेल्प किए थे। तो इनमें एक होंगे मोहन सिंह और दूसरे थे दोस्तों मोहन सिंह मोहनलाल, और दूसरे होंगे मीर मदन। तो मीर मदन और मोहन सिंह या मोहनलाल कहते हैं,
तो ये हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 जो है ये पूरी तरीके से सही है। यही 2 व्यक्ति होंगे जो कि सिराजुद्दौला का हेल्प करेंगे और ये दोस्तों प्लासी के युद्ध में लड़ते हुए मारे भी गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, कहां घटना घटी थी? तो दोस्तों ये घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 में ये घटना हुई थी और इसी का परिणाम हुआ था। अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम इसी का बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध किए थे। तो अंग्रेजों द्वारा इसको जस्टिफाई किया गया, प्लासी को जस्टिफाई किया गया ब्लैक होल के नाम पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि काल कोठरी की घटना जिसमें 123 लोग मारे थे, ये घटना कहां पर घटी थी? क्या मुर्शिदाबाद में, क्या ढाका में, क्या मुंगेर में, या दोस्तों कलकत्ता में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये घटना होगी दोस्तों कलकत्ता की। ठीक है, कलकत्ता की होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का प्रारंभ हो गया, यह किस बंगला कवि ने कहा है? क्या नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम? तो दोस्तों यहां पे सही जवाब क्या होगा? नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक का जो काल है इस कंपनी के राज्य को, यानी कि द्वैत शासन का जो काल है, इसको डाकुओं का राज्य कहा था? अभी मैंने आपको बताया था डाकू राज्य की उपाधि किसने दी है? जदुनाथ सरकार ने, के.एम. पडिक्कर ने, ताराचंद ने, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका दोस्तों अभी मैंने बताया था सही जवाब क्या होगा? के.एम. पडिक्कर द्वारा यह बात कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति, और इसी को क्या कहते हैं? घेरे की नीति भी कहते हैं। तो यह किससे संबंधित है? क्या ये वॉरेन हेस्टिंग्स से, क्या लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो दोस्तों जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, जिसे घेरे की नीति भी कहते हैं, रिंग ऑफ फेंस नीति भी कहते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको लागू किया गया था, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो आपको पता है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई इसके बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, दीवानी अधिकार मिल गया किसको? कंपनी को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद भाई दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो इसको द्वैत शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक होता था टैक्स वसूलने वाला जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिसे दीवान कहते थे, और दूसरा सूबेदार था। तो इन्होंने राजा को सूबेदार बना दिया और टैक्स वसूलने का अधिकार अपने पास रख लिया कंपनी ने। तो दीवानी अधिकार जो है, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी के पास चला गया, और इसीलिए इसको द्वैत शासन कहते हैं कि टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी कंपनी, और जो शासन व्यवस्था है वो जिम्मेदारी हो जाएगी राजा की। इसीलिए इसको द्वैत शासन कहते हैं। तो दीवानी अधिकार जो है ये दोस्तों दीवानी जब अधिकार प्राप्त हुआ 1765 के इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो इसके बाद इन्होंने, ध्यान रखना आपको, कि बंगाल में उस टाइम बंगाल का क्षेत्र था, फिर बिहार में और फिर उड़ीसा में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया था। ठीक है, तो जो बंगाल में इन्होंने नियुक्त किया वो किसको किया दोस्तों? उड़ीसा में राय दुर्लभ होंगे, राय दुर्लभ होंगे। ठीक है, जो बिहार होगा, बिहार में सिताब राय होंगे, सिताब राय होंगे। ठीक है, और बंगाल में रजा खान होंगे, रजा खान। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना आपको कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ये टैक्स वसूलने का उप दीवान बनाया गया था। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? कहां का पूछ रहा है? मुर्शिदाबाद का, बंगाल का पूछ रहा है, तो मोहम्मद रजा खान। सिताब राय बिहार के होंगे, राय दुर्लभ उड़ीसा के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया गया था? क्या अमित चंद को, मानक चंद को, राय दुर्लभ को, सिताब राय को? अभी मैंने बताया था आपको, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार में दोस्तों सिताब राय को नियुक्त किया गया था, सिताब राय को। ठीक है, राय दुर्लभ जो थे ये उड़ीसा के दीवान थे, उड़ीसा के उप दीवान थे। क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट होगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है
रणजीत सिंह को कौन दिया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है आपको पता है 1739 के जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और उसी के माध्यम से नादिर शाह के माध्यम से भारत से मोहम्मद शाह का शासन था, भारत से वो चला गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, लेकिन बाद में ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ रणजीत सिंह को। तो इनको किसने दिया था? शाह शुजा ने दिया था, ठीक है। और राजा रणजीत सिंह एक ही आंख से देखते थे, ये सुकर चकिया मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुकर चकिया मिसल के होंगे, है ना। 1780 में इनका जन्म था और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1792 में ये राजा बनते हैं। सुकर चकिया के ये हेड थे, ध्यान रखना है, 12 मिसलें थी, उनमें से ये सुकर चकिया मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के। तो शाह शुजा से इन्होंने क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये वही शाह शुजा होगा जो कि उत्तराधिकारी था किसका? नादिर शाह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, हैदर अली को पोर्टो नोवो का युद्ध, और पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध। और ये जो पोर्टो नोवो का युद्ध है ना, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पार्ट है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पार्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? कैप्टन पॉफहम ने, सर आयरकूट ने, सर हेक्टर मुनरो ने, जनरल गोडार्ड ने। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था आयरकूट, और आयरकूट ही होगा जो 1760 का वांडीवास भी लड़ता है, ठीक है। वांडीवास का युद्ध भी आयरकूट द्वारा लड़ा जाता है और फ्रांसीसियों को इसने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जो महाराजा रणजीत सिंह थे जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह। तो दोस्तों राजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए खड़क सिंह, ध्यान रखना। लेकिन सिखों में जो अंतिम राजा हुए, यानी पंजाब के अंतिम अगर राजा पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? ये तो राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर अंतिम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दिलीप सिंह। किसको बताएंगे? दिलीप सिंह को बताएंगे, ठीक है, दिलीप सिंह को। और 1849 में दोस्तों पंजाब को पराजित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1798 में सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817-18 में, ठीक है, 1817-18 में। और लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो ये कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था? तो बिल्कुल सही लाया है, बिल्कुल सही है ये। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये तो सारे ही सारे सही हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लागू किया था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का ये 17वां रेगुलेशन है। तो ये मेरे ख्याल से ये देख लेना आप, होना चाहिए ये सी, या तो सारे ही सही हैं, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध आप देख लीजिए कि ये कब हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा सही मुझे लग रहा है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना इसको कि क्या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कहीं भूल तो नहीं रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में है, लेकिन आप इसको देख करके कमेंट करके मुझे बता देना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो दोस्तों आपको बताना है, क्या हरगोविंद ने किया था, क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, क्या गुरु अर्जुन देव ने किया था, या गुरु तेग बहादुर ने किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। दोस्तों सिख गुरु हैं विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किसने किया था? और इन्हीं की हत्या जो है, देखिए खुसरो जो था, खुसरो हेल्प किया था और इसीलिए खुसरो को मार दिया गया था। तो खुसरो को किसने मारा था? आपको पता है 1602 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनको मार दिया गया था, और खुसरो को। और जहांगीर ने किस सिख गुरु को भी मार दिया था? तो क्या
हरगोविंद होंगे, क्या गुरु गोविंद सिंह होंगे, क्या अर्जुन देव होंगे, या गुरु तेग बहादुर होंगे? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव हैं, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखेंगे आप। इन्होंने ही आमिर खुसरो को भी खुसरो जो है वो अलग है, राजकुमार खुसरो है, सॉरी राजकुमार खुसरो है। तो यहाँ पर इनकी मदद करने के कारण से जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। आप इसको याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित ही कर दिया, वो कौन सा है? प्लासी का युद्ध 1757 वाला, बक्सर का युद्ध 1764 वाला, वांडीवास का युद्ध 1760 वाला, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 वाला। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ये सही जवाब होगा बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त हुआ था, लेकिन अंग्रेज स्थापित हो गए थे बक्सर के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट होगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? तो इलाहाबाद उस टाइम राजधानी बना था, एक दिन के लिए राजधानी बना था। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इस टाइम महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की राजकुमारी थी, महारानी थी, और महारानी विक्टोरिया के द्वारा ही यहाँ पर घोषणा पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि हम भारतीय राजाओं का सम्मान करेंगे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें की गई थी। तो उस घोषणा पत्र को कौन पढ़ करके सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, या सर हारकोर्ट बटलर ने? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग, इसी के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही ये पढ़ करके सुनाया गया था, क्योंकि उसी टाइम यही गवर्नर था, ठीक है। नेक्स्ट होगा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो आपको पता है पंजाब में कुल 12 मिसलें हुआ करती थी, इनमें से कौन सा मिसल जो है ये राजा रणजीत सिंह उससे संबंधित है? सुकरचकिया मिसल, संधवालिया मिसल, अहलूवालिया मिसल, या रामगढ़िया मिसल? तो दोस्तों जो राजा रणजीत सिंह है ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं, क्लियर है, सुकरचकिया मिसल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? अब देखिए, कुप्रशासन का आरोप लगा करके, लेकिन ये अवध के बारे में नहीं है, कुप्रशासन का आरोप लगा करके मैसूर को हड़प लिया गया था। और ये बात कब की है? तो ये बात दोस्तों लगभग 1833 से 35 के बीच की है, 1834-35 के आसपास की है। तो किसने किया था ये? क्या लॉर्ड वेलेजली ने, क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड हॉर्डिंग ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कुप्रशासन का आरोप लगा करके मैसूर को हड़प लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट होगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित कर दिया था? दोस्तों कौन होगा? क्या अलीवर्दी खान होगा, क्या सिराजुद्दौला होगा, क्या मीर जाफर होगा, या मीर कासिम होगा? तो यहां पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? वो होगा मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। 1763 में आपको पता है इसने राजधानी चेंज किया और वहीं पर इसने तोपखाने, फ्रांसीसियों की मदद से तोपखाना और शस्त्रागार बनवाना प्रारंभ कर दिया, शस्त्रागार बनवाना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो हैं वो मीर कासिम को मारने का प्लान बनाते हैं और मीर कासिम बंगाल से भाग जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बक्सर का युद्ध है उसका बैकग्राउंड तैयार होता है। नेक्स्ट होगा, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ में किसकी समाधि स्थल है? मैंने आपको बताया था। और उनकी हत्या 1700 नहीं दोस्तों, 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो कौन सिख गुरु हैं? क्या गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह जी? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ये 10वें गुरु हैं, खालसा पंथ की स्थापना किए थे और इनकी हत्या जो है नांदेड़ में करवा दी गई थी और इसके बाद से फिर उनका समाधि स्थल भी वहीं बनाया गया। नेक्स्ट होगा, जो बक्सर का युद्ध है 1764 में के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध जब था तो दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, या शाह आलम द्वितीय? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो उस टाइम जो है आपको पता है शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था, क्योंकि 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासनकाल होता है, क्लियर है। जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर, इनका शासनकाल जो है बहादुर शाह जफर का ये होगा दोस्तों 1836 से लेकर के 1858 तक का इनका शासनकाल होगा, ठीक है। 1858, 57, 58 कर लीजिए। और जो शाह आलम प्रथम है, शाह आलम प्रथम है, शाह आलम प्रथम,
इनका शासनकाल बहुत छोटा है। औरंगजेब जो है शाह आलम प्रथम बहुत कम समय तक के लिए शासन रहता है। औरंगजेब आपको पता है 1658 से लेकर के 1707 तक का इसका शासनकाल होता है, ठीक है, औरंगजेब का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? क्या 1857 ईस्वी में, क्या 1799 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, या 1769 ईस्वी में? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या कब की गई थी? आप लोग इस पर विचार करें और बताएं। तो यहाँ पर मैंने बताया, आपको कई बार बताया, 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुई। और कहाँ पर हुई? तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की क्या थी? राजधानी थी। यहीं पर लड़ता हुआ 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। अच्छा, टीपू सुल्तान के मारे जाने का आपसे पूछा जाता है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को न स्वीकार करना ही वहां पे सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। हालांकि वास्तविक कारण जो था वो जो नेपोलियन के भारत में आने का डर था, इस वजह से ये स्टार्ट हुआ था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल किसके समय में हुआ था? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला के समय में। और इसीलिए प्लासी का युद्ध भी सिराजुद्दौला को झेलना होता है। नेक्स्ट होगा, सिखों के अंतिम गुरु कौन है? सिखों के अंतिम गुरु कौन है? ध्यान रखना कि सबसे अंत में तो बंदा बहादुर है, लेकिन वो गुरु की परंपरा में नहीं आते। केवल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन अंतिम है, तब आप बताएंगे बंदा बहादुर। लेकिन जब सिख गुरु लिखा होगा तो गुरु परंपरा 10 तक ही है। और 10वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव, ये तो 5वें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, ये तो 10वें हैं। गुरु तेग बहादुर, ये तो 9वें हैं। और कुल 10 गुरु हैं। तो इसलिए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो होंगे ये अंतिम गुरु होंगे। क्लियर होगा? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया, तो ये दोस्तों प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है, प्लासी का युद्ध होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल कहाँ का नाम है? आपको पता है कि 1755 में यहीं पर जो है हैदर अली द्वारा शस्त्रागार स्थापित किया जाता है फ्रांसीसियों की मदद से। तो केरल में एक पक्षी विहार है, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसका सही जवाब बताएं मुझे। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्या आप जानते हैं इसको? तो ये दोस्तों जो डिंडीगुल है ये तमिलनाडु का एक नगर है। क्लियर है? तमिलनाडु का एक नगर है। नेक्स्ट होगा, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये आपको बताना है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट, कार्टियर या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था? सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से लेकर के कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो आपको पता है जो प्रथम गवर्नर बंगाल का गवर्नर बन के आया था 1772 में, और 1773 तक ये गवर्नर रहता है, और 1773 से लेकर के 1785 तक ये क्या हो जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के द्वारा? अच्छा, ये पूछ रहा है किस गवर्नर के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव होगा, वेंसिटार्ट होगा, वेरलेस्ट होगा, या वॉरेन हेस्टिंग्स होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय स्थापित की गई थी, अगर एक्ट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब आया था? 1773 में। और इसी के एक्ट के तहत 1774 में दोस्तों एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया या न्यायालय बनाया गया, जिसमें एक एलिजा इम्पे इसके मुख्य जज थे, एलिजा इम्पे इसके मुख्य जज थे, एवं 4 अन्य जज थे। ठीक है, 4 अन्य जज थे, सॉरी 3 अन्य जज थे, 3 अन्य जज थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था?
पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, तो ये किसके समय में आया था? क्या वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, कॉर्नवालिस होगा, वेलेस्ली होगा या लॉर्ड मिंटो होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, ये दोस्तों आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आएगा। ठीक है। दोस्तों एक चीज है कि आप लोग स्टार्टिंग के कुछ गवर्नर जनरलों का समय याद कर लीजिए और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उनका शासनकाल याद कर लीजिए। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो परिणाम उसका बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए ये वे क्वेश्चन है ना जिसको आप रट नहीं सकते, लेकिन अगर आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का समय काल पता है, ये इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है 1772 से लेकर के 85 तक, तो आपको पता हो जाएगा कि इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, लड़कों को लगता है उबाऊ सा कि अरे यार इतना सारा डेट कैसे याद होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाता है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए बिल्कुल तोड़म फोड़ मचा हुआ है, लोग एकदम माथा फोड़ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी एकदम पढ़ाई करना है, जबरदस्त पढ़ाई करना है दोस्तों, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, मेहनत कर। अगर देखिए आपको नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम पास मत करिए, बस ये कहना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम पास नहीं करना है, फिर तो पढ़ाई करना है। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो आप कोई और काम कर लो, लेकिन अगर पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, फिर तो हमें मन लगने न लगने वाली बात ही नहीं, हमें पढ़ना है, बस एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। और इतना पढ़ना है कि हमें कोई छू भी ना सके, इस तरीके से पढ़ना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो बाकी लोग देख करके भी कहें कि अरे यार ये कहाँ से आया है, ये कैसे इतना कुछ कर पा रहा है। तो इस जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तभी दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पे है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ है डेट और एक तरफ है सूचियां, आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ABCD नहीं, यहाँ पे ABCD नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर ये कूट दिया हुआ है ना, तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो 1767 और 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध, तीसरे में दिया हुआ है 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और चौथे में दिया हुआ है 1845-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 1867 से 69 तक ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये 1775 से लेकर के 82 तक लड़ा गया था, और इसके बाद आपको पता है सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये सही है, और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये सही है। और 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि इसके बाद दोस्तों 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1826 में यान्डबू की संधि भी हुई थी, यान्डबू की संधि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है 1845-46 में द्वितीय, 52-53 में द्वितीय आंग्ल बर्मा होता है, और 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, तो ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1845-46 दिया हुआ है, और ये द्वितीय नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1848-49 में था, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 डी में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं के संबंध में आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने थे। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा गलत होगा, ये आपको बताना है। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, क्या ये सही होगा? गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने थे। गुरु अर्जुन देव जो हैं सिखों के गुरु, ये गुरु रामदास के बाद बने थे। गुरु रामदास जो हैं ये चौथे नंबर पे हैं, और अर्जुन देव 5वें नंबर पे हैं। तो ये आप विचार करें। गुरु अंगद देव जो हैं ये सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो आप बताइए कि क्या गुरुमुखी जो लिपि है
पंजाबियों की, सिखों की, क्या ये गुरु अंगद देव का देन है? आप इनमें से बताएं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है या 1-2 सही है? दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसका जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। क्या ये सही होगा? तो ये दोस्तों सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बंदा बहादुर जो है ये 11वें नंबर के हैं और गुरु तेग बहादुर जो है ये 9वें नंबर के हैं। तो ये कहाँ से सही होंगे? तो इनको जो सैन्य प्रमुख नियुक्त किया जाएगा वो किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने थे। तो ये बात तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। गुरु अंगद देव जो हैं, जो कि हमारे दूसरे गुरु थे और ने सिखों को उनकी अपनी गुरुमुखी लिपि दी थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल 101% सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 है किसी में, केवल 1, 2 और 3, यही वाला हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सही पूछा है ना, विचार कीजिए, सही बताना है आपको। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा, ब्रिटिश द्वारा इनको विलय करने का सही कालानुक्रम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले दोस्तों सतारा था। ठीक है, सतारा, फिर जैतपुर, जैतपुर होगा यहां पे, जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बाघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर है नागपुर। ठीक है, तो पहले नंबर पे है सतारा, तीसरे नंबर पे है ये, लेकिन ये पहले नंबर पे हो जाएगा तो इसको हम पहले नंबर पे देंगे। सतारा के बाद संबलपुर है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा संबलपुर। और फिर दोस्तों झांसी इस तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे इसको। जो झांसी को 1853 में अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 3-2-1, 3-2-1 कहीं पर है, 3-2-1 सी ऑप्शन में है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? क्या मैंने ये नहीं बताया आपको? दूतावास स्थापित करने वाला आधुनिक पद्धति से कौन था? हैदर अली था, मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था या टीपू सुल्तान था? तो दोस्तों दूतावास स्थापित करने वाला जो था ये टीपू सुल्तान था, जिसे शेर ए मैसूर भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान पहला ऐसा शासक था, भारतीय पहला ऐसा शासक था जिसने दोस्तों यहाँ पर मिसाइल परीक्षण किया था। तो आज के मिसाइल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, लेकिन वो उस टाइम के कुछ दूरी तक ये मार सकता था। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला शासक जो था भारत में टीपू सुल्तान था। इसके झंडे पर शेर का चिन्ह था, ये भी ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? 1885 में इनका अंतिम विस्तार था। किसके समय में हुआ था? क्या लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लिटन के समय में या कर्जन के समय में? 1885 में दोस्तों इन्होंने थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा था। थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा था, ध्यान रखना। थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में था। तो किसके समय में हुआ था? क्या डफरिन के, डलहौजी के या लिटन के या कर्जन के? तो यहाँ पे लॉर्ड डफरिन होगा, जिसका शासनकाल कब से कब तक है? 1884 से लेकर के 88 तक का शासनकाल है। ठीक है, डलहौजी का आपको पता है 1848 से 56 तक का शासनकाल होगा। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है, लॉर्ड लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, ये 1876 से लेकर के 1880 तक का शासनकाल होगा। और कर्जन का जो समय है 1899 से लेकर के 1905 तक का इसका शासनकाल होगा कर्जन का। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डफरिन। इसी के समय में कांग्रेस भी स्थापित हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ होगा सूची फर्स्ट, एक तरफ होगा सूची सेकंड। तो 1775 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दे रहा है, और 1780 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 1838 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित करना आपको। तो ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 में शुरू हुआ था। बी के साथ 4, बी के साथ 4, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में है। ठीक है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। ये दोनों तो कट गए, बी के साथ 4 यहाँ पे है, तो ए के साथ 3 जाएगा, ए के साथ जो है वो 3 है,
1775 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 में ही हुआ था, आपको पता है, 1775 से 82 तक चला था। फिर 1824 में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, 24 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। सी के साथ एक जाएगा, सी के साथ एक जो है सी में है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838-39 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट होगा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगी प्रथा जो है 1830 में समाप्त किया गया था। और किसने ठगी प्रथा का अंत किया था दोस्तों? तो ठगी प्रथा का अंत करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसने किसको नियुक्त किया था? जनरल हेनरी फ्रेंडर ग्रांट को, कर्नल स्लीमैन को, एलेक्जेंडर बर्न्स को, या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन को? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? कर्नल स्लीमैन को, ठीक है, कर्नल स्लीमैन को ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ होंगे उत्तर मुगल शासक और दूसरी तरफ होगी उनकी उपाधियां। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है। जो बहादुर शाह प्रथम था, इसका शासनकाल आपको पता है, बहादुर शाह प्रथम का 1707 से लेकर के 1712 तक होता है, और इसको शाह ए बेखबर कहते हैं। इसका मूल नाम जो था बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम दोस्तों मुअज्जम खान था, ठीक है, मुअज्जम शाह, मुअज्जम था इसका मूल नाम, मुअज्जम लिख लेंगे, मुअज्जम था। फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर के 1719 तक होता है, और गोल्डन फरमान जारी किया था। मुगल वंश का घृणित कायर कहलाता है, ये भी बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। मोहम्मद शाह इसको रंगीला कहते हैं, जो कि 1719 से लेकर के 48 तक का शासनकाल होता है। और बहादुर शाह प्रथम दोस्तों द्वितीय, इसको जफर कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 1836 से लेकर के 1858 तक का इनका शासनकाल होता है। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम, देखिए ये आ भी गया क्वेश्चन, जो मुअज्जम था किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो इसने 1707 में जजऊ का युद्ध लड़ा था अपने भाइयों के साथ। कौन सा युद्ध लड़ा था इसने? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जजऊ का युद्ध हुआ, जजऊ का युद्ध, गद्दी के लिए कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? जजऊ का युद्ध, या इसी को जजाऊ का युद्ध कहते हैं। और इसमें मुअज्जम जो है अपने भाइयों को मार करके गद्दी प्राप्त करता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। एक चीज आप और ध्यान रखना कि यह मुगल बादशाह में सबसे ज्यादा बूढ़ा शासक था। ये जब गद्दी पर बैठा था लगभग 73-75 साल इसकी एज थी। जब ये बूढ़ा हो गया था, 73 से 75 साल के आसपास है, कहीं 73, 74, 75 लिखा होता है, तो 73 साल की एज में ये लगभग गद्दी पर, यही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लगभग इतना ही है। तो इस उम्र में ये गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, और यही बहादुर शाह प्रथम है, और ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। तो जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी तो जहादर शाह गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रह पाया, ये केवल 1712 से 13 तक ही जहादर शाह था, जबकि बहादुर शाह जो था ये 1707 से लेकर के 1712 तक ये गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है, 1707 से लेकर 1712 तक। अब ये कह रहा है कि जब ये गद्दी पर बैठा वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो इसको सम्राट, जहादर शाह को किसने सम्राट बनाया था? जो जहादर शाह दोस्तों, इसके दरबार में लाल कुमारी नाम की वेश्या से ये प्रभावित था, ठीक है, लाल कुमारी या लाल कुमारी कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जहादर शाह जो है ये जब गद्दी पर बैठता है तो इसको किसने बनाया था? जुल्फिकार खान, हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ये दोनों ही होना चाहिए। यहाँ पे अब्दुल्ला खान जो है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान ये दोनों नृप निर्माता कहे जाते हैं, ये भाई थे दोनों दोस्तों, और ये क्या कहलाते हैं? नृप निर्माता कहलाते हैं, ठीक है, सैयद बंधु कहलाते हैं, ये सैयद बंधु हैं ये। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? जुल्फिकार खान, सैयद बंधु, या मोहम्मद अमीर खान, या मीर जुमला? तो दोस्तों जो फर्रुखसियर है ये सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। 1712 से लेकर के सैयद बंधु जो है ये इसको गद्दी पर बैठाते हैं। 1713 से लेकर के 1719 तक ये गद्दी पर बैठा हुआ था और इसे घृणित कायर कहते हैं। नेक्स्ट होगा
नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? किसे किंग मेकर कहते हैं? क्या मीर जुमला को, जुल्फिकार खान को, चिनकलीज खान को या सैयद बंधु को? तो दोस्तों सैयद बंधु। औरंगजेब के मरने के बाद यही जो दो भाई थे ये दरबार में तय करते थे कि कौन गद्दी पर बैठेगा और कौन हटेगा, तो इसलिए इनको आधुनिक भारत का नृप निर्माता कहते हैं, नृप निर्माता कहते हैं। ठीक है, नृप निर्माता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि सैयद बंधु किस गुट के थे? तो जो सैयद बंधु हैं ये हिंदुस्तानी गुट के थे। ठीक है, हिंदुस्तानी गुट वह गुट होता था, हिंदुस्तानी गुट यह वह गुट होता था जो मुसलमान यहाँ भारतीय थे, हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तानी गुट कहते थे। और सैयद बंधु जो हैं ये हिंदुस्तानी गुट के थे। नेक्स्ट होगा, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत करके हत्या कर दिया था? क्या जहांदर शाह होगा, क्या फर्रुखसियर होगा, क्या रफी-उद-दरजाद होगा या रफी-उद-दौला होगा? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप बताएं मुझे कि सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था? आप इसका सही जवाब बताएं दोस्तों। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दरजाद या रफी-उद-दौला? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? फर्रुखसियर होगा। क्लियर है, फर्रुखसियर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सैयद बंधु ने किसको बादशाह बनाने का काम किया था? फर्रुखसियर को, रफी-उद-दरजाद को, रफी-उद-दौला को या मोहम्मद शाह को? इनमें से कौन कौन है? आप इसका जवाब बताएं। तो दोस्तों क्या फर्रुखसियर होगा, रफी-उद-दरजाद होगा, रफी-उद-दौला होगा, मोहम्मद शाह होगा? इनमें से कौन कौन होंगे आपको बताना है। तो क्या 1 2 3, क्या 1 2 4, 1 2 3 4, 1 3 4? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सैयद बंधुओं ने जो है ये सबको ही गद्दी पर बैठाने का काम किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये पूछा जाएगा ना सैयद बंधुओं को किसने मरवा दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था, मोहम्मद शाह रंगीला ये सैयद बंधुओं के ही हेल्प से गद्दी पर बैठा, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सैयद बंधुओं को मरवा दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी के समय में सैयद बंधुओं की हत्या हो गई थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? लो भैया क्वेश्चन भी आ गया। तो सैयद बंधुओं का पतन जो है क्या फर्रुखसियर के समय में हुआ, रफी-उद-दरजाद के समय में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ या शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, आप इस पर विचार करें। इसका सही जवाब अभी मैंने बताया था आपको, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इनकी हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट होगा, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर दोस्तों किसका नाम होगा मूल नाम? क्या मोहम्मद शाह रंगीला का, क्या शाह आलम द्वितीय का, बहादुर शाह द्वितीय का? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर दोस्तों किसका नाम होगा? क्या मोहम्मद शाह रंगीला का, शाह आलम द्वितीय का, बहादुर शाह द्वितीय का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह रंगीला होगा। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध हैदराबाद, अवध हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हो गए थे? तो देखिए अवध हो गया, अवध की स्थापना कब हुई थी? 1722 में। हैदराबाद की स्थापना 1724 में। भरतपुर जाटों ने किया था। रुहेलखंड जो है ये, इसके अलावा फर्रुखाबाद, ये किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? क्या फर्रुखसियर होगा, मोहम्मद शाह रंगीला होगा, अहमद शाह होगा, शाह आलम द्वितीय होगा? तो दोस्तों ये सारे के सारे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हो गए थे। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? और इसने 1739 में भारत पर आक्रमण भी किया था, बहुत फेमस है, आपको पता होगा। तो वो कौन था? क्या मोहम्मद बिन कासिम होगा, क्या तैमूर लंग होगा, क्या नादिर शाह होगा, क्या अहमद शाह अब्दाली होगा? दोस्तों इसको सोचिए और विचार करिए, इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह। अच्छा, नादिर शाह जो है जब ये आया था तो इसने एक युद्ध लड़ा था, ध्यान रखना है, करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? करनाल का युद्ध लड़ा था। और करनाल का युद्ध इसने कब लड़ा था? 1739 में, हरियाणा के करनाल में। और इसी युद्ध में जो अवध का नवाब था, जिसका नाम क्या था? सआदत खान। सआदत खान दोस्तों ये अवध का नवाब था। अवध की स्थापना इसने ही किया था।
ठीक है, बुरहानुल मुल्क 1722 में। तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु हो गई थी सआदत खान की, क्या हो गई कि मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसी करनाल के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, सआदत खान की। तो ये आपको ध्यान रखना है नादिर शाह से लड़ते हुए। नेक्स्ट होगा, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1748 में। और इसके समय में आपको बताना है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था। क्या मोहम्मद शाह रंगीला था, क्या अकबर द्वितीय था, क्या आलमगीर द्वितीय था, या शाह आलम द्वितीय था। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली भारत में कुल 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। 1748 से लेकर के 1761 तक ये लगातार 8 बार आक्रमण किया। और जो 1761 का इसका अंतिम आक्रमण होता है, ये दोस्तों पानीपत का युद्ध के रूप में परिणित होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का थर्ड वार जो था, ये 1761 में। और आपको पता है कि इसमें सदाशिवराव मराठों की ओर से लड़े थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। किसी किसी किताब में 7 लिखा होता है, किसी किताब में 8 लिखा होता है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी 7 लिखा होता है, कभी 8। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे। क्या मोहम्मद शाह रंगीला होगा, क्या अहमद शाह होगा, क्या आलमगीर द्वितीय होगा, या शाह आलम द्वितीय होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आक्रमण 3 बार आक्रमण किसके समय में हुआ था, आप मुझे इसका जवाब बताएं। अभी मैंने आपको बताया था इसका जवाब, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो इसका जवाब आपको बताना है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है ये 1748 से 1700 जो है 1700, और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से लेकर के 1748 तक का होता है। और इसके समय में केवल और केवल पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में पहला आक्रमण जो था, कभी भी पहला आक्रमण पूछेगा अहमद शाह अब्दाली का तो मोहम्मद शाह रंगीला बताएंगे, ठीक है। जो अहमद शाह है इसका शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 तक का होता है, ठीक है। फिर आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेकर के, आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 होता है। और शाह आलम द्वितीय जो है दोस्तों 1759 से लेकर के और 1806 तक का इसका शासनकाल होता है। तो अहमद शाह के समय में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो क्या बहादुर शाह प्रथम होगा, क्या मोहम्मद शाह प्रथम होगा, क्या बहादुर शाह द्वितीय होगा, शाह आलम द्वितीय होगा। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का ही वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीमुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी से दूर रहा और जीवन बिताया, और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया। मैं ये पीछे आपको कई बार बता चुका हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी से दूर रहा और बहुत लंबे समय तक इसने उत्तर मुगल शासकों में सबसे लंबा समय भी इसने शासन भी किया। इसका शासनकाल दोस्तों 1859 से लेकर के 1700 होगा ना, 1800 क्यों बोल रहा हूँ, 1759 से लेकर के 1806 तक ये गद्दी पर बैठा हुआ था। तो ये कौन होगा, क्या शासनकाल देख करके आप बता पा रहे हैं कि ये कौन होगा। मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर कहते हैं इसको। और इसी को दोस्तों आपको पता है जो मीर बख्शी था दिल्ली से बाहर निष्कासित कर दिया था और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ नहीं रहा था, ये निष्कासित था। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ये अपनी गद्दी के लिए ही, अपनी गद्दी को पाने के लिए ही यह शुजाउद्दौला के पास गया था जो अवध का नवाब था। और इन तीनों संगठन को बना करके ही फिर बक्सर के युद्ध में आपको पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर डी जो होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा,
कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है। तो बड़ा ही प्रसिद्ध है ये कि कितना है बदनसीब जफर के दमन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। दोस्तों ये बहुत ही फेमस है। इसके कहने का मतलब ये है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं कितना ज़्यादा बदनसीब हूँ। और क्यों बदनसीब हूँ? इसलिए बदनसीब हूँ कि जब मैं मर रहा हूँ तो मुझे दफनाने के लिए अपने ही धरती पर मुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिला। तो ये किस मुगल बादशाह का हो सकता है? दोस्तों ये आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद बर्मा भेज दिया गया था और बर्मा के जेल में ही 1863 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो और ये जफर के नाम से अपनी कविताएं लिखता था। ये कवि भी था और इसके जो साथी थे, इसके जो मित्र थे वो मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब को तो आप जानते ही होंगे। तो मिर्जा गालिब जो थे इसके साथ ही रहते थे, मिर्जा गालिब। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये स्वयं भी एक कवि और कविताएं लिखते रहते थे और जफर नाम से ये कविताएं लिखते थे। इसीलिए इनको उपाधि कौन से मिली? जफर की। तो ये कौन होंगे? देखिए इनके नाम में भी जफर आ रहा है ना। तो कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो ये दोस्तों कौन है कि दफन के लिए हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है? तो ये बहादुर शाह द्वितीय है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और 1857 की नेतृत्व भी किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय द्वारा। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो क्या शाह आलम द्वितीय था, क्या अकबर द्वितीय था, क्या आलमगीर द्वितीय था? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वही होगा जो 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि किसने किया था? शाह आलम द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने। तो यहाँ पर दोस्तों शाह आलम द्वितीय, लेकिन पूर्णतः पेंशनर बनने वाला जो था अकबर द्वितीय था। ठीक है, पूर्णतः पेंशनर कौन बना था? अकबर द्वितीय। लेकिन आंशिक रूप से पेंशनर कौन बना था? शाह आलम द्वितीय। ये दोनों ही जवाब हो सकते हैं। पूर्णतः जो पेंशनर बना था वो अकबर द्वितीय बना था। ठीक है, नेक्स्ट होगा सुमेलित करना है आपको। एक तरफ होगा राज्य और दूसरी तरफ होंगे संस्थापक और आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए भैया। पहला है कि बंगाल जो है 1773 में इसको स्थापित किसने किया था? मुर्शीद कुली खान। तो ये सही है। ठीक है, और फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बंगस, और कर्नाटक का सादतुल्ला खान, और अवध का सादत खान, जिसे बुरहानुल मुल्क कहते हैं। तो ये आमने सामने ही लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप इसी तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है संस्थापक। तो हैदराबाद चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क 1724 याद कर लेंगे, सही है। रुहेलखंड अली मोहम्मद खान। ठीक है, और भरतपुर बदन सिंह और चूड़ामन इनके साथी होते हैं, एवं चूड़ामन। ठीक है, कभी कभी बदन सिंह का नाम न दे करके चूड़ामन का नाम दे देता है, तो ये भी आप याद कर लेंगे, चूड़ामन, बदन सिंह एवं चूड़ामन। और इसी में दोस्तों राजा राम होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप। और मैसूर जो था 1761 में हैदर अली ने स्थापित किया था। तो 1 2 3 4 बिल्कुल ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर कौन कहलाते थे दोस्तों? नवाब वजीर, क्या अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नवाब वजीर के नाम से कौन जाने जाते थे? अवध के नवाब जाने जाते थे। ठीक है, अवध के नवाब जाने जाते थे, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? अभी मैंने आपको बताया था, है ना, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में, अभी मैंने आपको बताया था। तो वो कौन थे? गोकुला, राजाराम, चूड़ामन या बदन सिंह? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामणि या चूड़ामन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? क्या चूड़ामन होगा, बदन सिंह होगा, सूरजमल होगा? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जाटों का अफलातून जो है ये सूरजमल को कहते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुर्शीद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी में उड़ीसा का 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो क्या ये बहादुर शाह होगा प्रथम, क्या जहांदर शाह होगा, फर्रुख सियर होगा, या मोहम्मद शाह रंगीला होगा? तो ये फर्रुख सियर था दोस्तों। ठीक है, फर्रुख सियर, इसका शासनकाल ही आपको पता है 1713 से लेकर के 1719 तक का शासनकाल होता है, और इसी ने मुर्शीद कुली खान को वहां का सूबेदार बना दिया था। उसके पहले जो मुर्शीद कुली खान था ये वहां का दीवान था। मुर्शीद कुली खान को सन 1700 ईस्वी में, ध्यान रखना कि जो
औरंगजेब था उसको दीवान बनाया था, बाद में फर्रुख शेर ने उसको क्या बना दिया, वहां का सूबेदार बना दिया 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो देखिए नाम में ही लग रहा है, मुर्शिदाबाद की स्थापना कौन करेगा, अपने नाम पर ही किया जाएगा। तो क्या मुर्शिद कुली खान होगा, सुजाउद्दीन होगा, अलीवर्दी खान होगा या सिराजुद्दौला होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो होगा ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण क्या था? जो मुर्शिद कुली खान था इसके मध्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या विवाद का कारण था? तो मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया, अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जाफर खान पर हमला किया गया, कलकत्ता की किलेबंदी की गई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि जो फरमान जारी किया गया था 1717 में, ये इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये अभी हमारे पास हाफ है ना, इसके बाद भी हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है और लगभग 100 क्वेश्चन ये हमारा हो चुका और 100 ही क्वेश्चन अभी आगे हैं। तो ये क्लास जो है 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है, बाकी के क्लास हम आगे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।